लॉज में क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका मतलब देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जिस समय में जैसे ही इसके ऊपर फोटोन गिरेगा ठीक उसी समय वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो लगभग यहाँ पे जो टाइम है -9 सेकेंड, तो कितना कम टाइम है ही नहीं, ठीक है। टाइम डिफरेंस बिटवीन द इजेक्टेड इंसिडेंट फोटोन एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁹ सेकेंड। इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा। तो ये लॉ बन गया। दूसरा लॉ है, for a given metal there exists certain minimum frequency below which no ejection of electron will take place. For given metal surface there exists certain minimum frequency below which no emission of electron will take place. की बात क्या है? Minimum frequency. For a given metal surface, there exists certain minimum frequency below which no emission of electron will take place. This frequency is called as, क्या बोलते हैं इस frequency को? Threshold frequency. Called as threshold frequency. Above the threshold frequency, kinetic energy depends upon the frequency of incident light. Frequency of incident light. काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। एंड फोटो, अगला पॉइंट में लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी but depends upon intensity of light. सिंपल लॉज हैं। फर्स्ट लॉ में हम कह रहे हैं कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। सेकंड में हमने क्या बताया? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। ये 4 पॉइंट्स एक्सपेरिमेंट में थे, वही दिखा रहे हैं। तो दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। साइंटिस्ट का नाम सुना है सबने? तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि व्हाट इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो बहुत सिंपल इक्वेशन है। उसने क्या बताने की कोशिश की कि जो यहाँ पर लाइट गिर रही थी, जो रेडिएशन यहाँ पे आया, उसका उसके पास जो एनर्जी थी, इसकी फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी कितनी थी? दिस एनर्जी इज स्पेंड इन 2 वेज। ये जो एनर्जी आई ये 2 वे में स्पेंड हुई। One is to eject out the electron, and second to provide this electron with the sufficient kinetic energy. उसने भागना भी तो है उधर। जब वो मूवमेंट में होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज यूटिलाइज्ड इन 2 ways. One as its kinetic energy of electron, another as वर्क फंक्शन। W0 से हम इसको डिनोट करते हैं। तो वर्क फंक्शन, तो यहां से एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन hν इक्वल्स टू ke प्लस hν0 और ke इक्वल्स टू ठीक है।
तो यही यहाँ पर एक सबसे सिंपल बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी। वही हमने लिखा है उस पॉइंट के अंदर कि अगर ये फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। तो यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मूला आया है ये। एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू माइनस न्यू नॉट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और ये वर्क फंक्शन। दूसरा इसमें वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर में क्या है? लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो ये किसने किया था? डी ब्रोगली ने वेवलेंथ बताया। तो वो डी ब्रोगली की इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी? डी ब्रोगली की इक्वेशन को हम कैसे निकालेंगे? एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन E इक्वल्स टू H nu is equal to mc. and E is also equal to mc square. mc square. It means H nu equals to mc square. C is H nu is हाँ c by lambda. इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं यहाँ पर, इन्हीं फॉर्मूले पे आते हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले जो हमको पहले ही पता है कि C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो C इज इक्वल टू न्यू इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। देन एच बाई लैम्डा इक्वल्स टू mc स्क्वायर। C स्क्वायर कैंसिल हो गया और लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m। mc यहाँ पर आ रहा है, ये फोटोन के लिए है बिकॉज फोटोन ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन क्या होगी? h अपॉन mc। तो अगर कोई भी बॉडी जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है उसके साथ भी वेव एसोसिएटेड होगी, तो उसकी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो इसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगा? h अपॉन m। ठीक है, नोट कर लिया सर? नहीं, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। mv क्या होता है? मोमेंटम। तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। तो ये ऐसा भी लिखने को कई बार आता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड वेवलेंथ, तो यही होगा। ठीक है, यस सर। यहाँ पर कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एट 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पे अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो वो किस रिलेशन से हम निकालेंगे? लैम्डा इक्वल्स टू 1.22 अपॉन अंडर रूट v। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन का रिलेशनशिप विद वोल्टेज। तो कैसे? अब अगर 100 वोल्टेज, हम यहाँ पे वोल्टेज 100 हो, 12.2 है, 12.27। तो यहाँ से अगर 100 वोल्ट पे हमको फाइंड आउट करना हो तो वेवलेंथ कितना बन जाएगा? अपॉन 100 का रूट कितना हो जाएगा? 10। 12.27 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 1.27। ठीक है, ये रिलेशनशिप हम कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला अगर डिराइव करना हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन, हम उसको कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन। तो उसकी वैल्यू क्या आती है? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m। इसको एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। V से डिवाइड कर दो, v से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे? हाफ ऑफ m। इसको करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। m स्क्वायर mv स्क्वायर, इसका मतलब k इक्वल्स टू p स्क्वायर, नहीं हाफ mp स्क्वायर, p स्क्वायर हाफ m mv स्क्वायर अपॉन
2m 2m 2m, इसका मतलब mv स्क्वायर इक्वल्स टू p square 2mke। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बना, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन root अंडर द रूट। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कई बार कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, इनवर्सली कम हो गई कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी स्पीड के बढ़ाने से बढ़ जाएगा। यस यस सर। अब जो पहली वाली हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर द रूट 2mk। और काइनेटिक एनर्जी वहां पर किसका मेजर है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हम कैसे लिखेंगे, कट ऑफ वोल्टेज इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, EV चार्ज इनटू वोल्टेज। Voltage। तो यहाँ से लैम्डा क्या बन जाएगा, अंडर द रूट 2m EV। ये अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें या फोटोन के लिए निकालेंगे तो उसका मास यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे उसका चार्ज लिख देंगे, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यूज डाल के ये वैल्यू क्या बन जाती है, ठीक है। Yes, sir. तो मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। वेव नेचर में सिर्फ इतना ही है, चैप्टर ही इतना ही है। पूरा यूनिट 3 मार्क्स का है और इसमें क्या बताया गया है कि रेडिएशन के पास दोनों तरह का कैरेक्टर है। कौन कौन सा, पार्टिकल नेचर भी है उसका और वेव नेचर। वेव नेचर में हम डी ब्रोगली रिलेशनशिप को डिराइव करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। वेवलेंथ तो निकल गया, फिर उस वेवलेंथ को हमने वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ये अपने आप में 3 मार्क्स का होता है। दूसरा, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फिर वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। और अगर एक्सपेरिमेंट ही एक्सप्लेन करने को आता है 3 मार्क्स का, तो डायग्राम बनाना है और इसमें वो जो 2 ग्राफ है, 3 ग्राफ है, वो बना देने हैं। और डिफाइन हमने क्या करना है यहाँ पर, वी हैव टू डिफाइन हियर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन एंड कट ऑफ वोल्टेज। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ये 3 डेफिनेशन लिखने को बोलेंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। सेकंड, वर्क फंक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्किट। कट ऑफ वोल्टेज इज द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज। यहाँ वाले इस सर्किट में हमने यहाँ देखा है कि जब हम इसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे तो पहली सिचुएशन यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर एनोड है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगी, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा